together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. रेडियो मानू 90.0 FM पेश है मनी मैटर्स. हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. मैं हूं आपका दोस्त आरजे आमिर और आप सुन रहे हैं प्यारा शो मनी मैटर्स. जी हाँ दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो में. आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं फाइनेंस गुरु डॉक्टर सिकंदर आजम. ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फाइनेंस पढ़ाते हैं IBS हैदराबाद में. हमारे साथ अक्सर इस शो में मौजूद रहते हैं. डिफरेंट टॉपिक पे ये हमसे बात करते हैं और बात करके मज़ा भी आता है. आज हमारा एक टॉपिक ऐसा है जो हम सबका कंसर्न है और आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा फाइनेंस गुरु से. सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में. बहुत शुक्रिया. तो सिकंदर साहब, आज जैसा कि हमारी बात हुई कि इनकम टैक्स पे आज हम बात करेंगे. इनकम टैक्स हमारे सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है. कहीं ना कहीं हम टैक्सेस, इनकम टैक्स सुनते हैं, देते हैं, लेकिन जैसे ही टैक्स आता है तो हमारा मुंह शायद बन जाता है क्योंकि पैसे जाने वाले होते हैं. तो हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि टैक्सेस क्या होते हैं, इनकम टैक्स स्पेशली क्या होता है. और मेरा पहला क्वेश्चन भी यही होगा कि व्हाट इज़ इनकम टैक्स. बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए. आप इनकम टैक्स को ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से कोई आदमी या फिर कोई बंदा कमाता है सैलरी के तौर पे या फिर किसी भी तरीके से उसका अगर इनकम होता है तो उस इनकम से हम क्या करते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करते हैं. यानी कि अगर आप किसी रेंटेड फ्लैट में हैं तो उसका रेंट पे करते हैं, मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है तो उसका फ़ी पे करते हैं, और जो ग्रॉसरी आइटम की ज़रूरत पड़ती है वो पे करते हैं आप. और उसके अलावा अगर आपको जो है घर पे ज़रूरत पड़ता है पैसा अगर तो घर पे भेजते हैं. तो ये जो है अपने फैमिली के लिए जो आप पैसा निकाल रहे हैं, अपने लिए जो खर्च निकाल रहे हैं, अपने रहने के जो खर्च, उसी तरीके से सरकार भी कहती है अगर आपका इनकम हो रहा है तो उस इनकम में से हमें भी कुछ दे. अपने फैमिली को तो आप दे रहे हैं जी, अपने पे जो खर्च हैं वो कर रहे हैं. मुमकिन है कि आपके अगर यंगर ब्रदर और सिस्टर हो तो उस पर भी आप खर्च कर रहे हैं, दोस्तों पे भी कुछ खर्च कर रहे हैं, रिश्तेदारों पे भी खर्च कर रहे हैं, किसी के शादियों में भी खर्च कर रहे हैं. तो सरकार यहाँ पे कहती है कि मैं भी बहुत कुछ कर रहा हूँ आपके लिए. चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिसमें गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है पब्लिक के लिए, तो कहती है अपने इनकम का कुछ हिस्सा हमें भी दें जैसा कि आप दूसरों को दे रहे हैं. मतलब ये हुआ कि इनकम प्लस टैक्स, हमारे इनकम में से जो हम पैसा सरकार को देते हैं टैक्स के लिए, दैट इज़ इनकम टैक्स. एग्जैक्टली. अब ये हमारे मुल्क इंडिया में, हिंदुस्तान में कौन लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं? एक बड़ा सवाल है. बहुत बड़ी आबादी वाला ये देश है, सारे लोग पे करते हैं, कुछ लोग पे करते हैं. कौन एलिजिबल होते हैं इनकम टैक्स पे करने के लिए? फाइन. अगर इसको प्रिसाइजली आप ये कहेंगे कि इनकम टैक्स कौन पे कर रहा है, तो जैसा कि वर्ड है इनकम, यानी कि जो इनकम जिनका जनरेट होता है और एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है कि अगर आपका 12 लाख से ऊपर हुआ या 7 लाख से ऊपर हुआ
या फिर अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस के लिए अलग हैं, तो इनकम टैक्स वो लोग पे करते हैं जिनका वो इनकम क्रॉस करता है, एनुअल इनकम बेसिकली। और अगर इन टर्म्स ऑफ अगर आप टैक्स की सिर्फ अगर बात करेंगे तो पूरी की पूरी आबादी, पूरी पॉपुलेशन जो है, इवन के एक सीनियर सिटीजन से लेकर के वुमेन से लेकर के बच्चे तक लेकर के सारे लोग टैक्स पे करते हैं। कि इनकम टैक्स हार्डली अगर आप इंडिया में कहेंगे तो क्लोज टू 3% लोग टैक्सेस पे करते हैं basically। सिर्फ 3% लोग? जी हाँ। वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन और Exactly. उसमें से सिर्फ 3% लोग हैं जो आप बता रहे हैं जो टैक्सेस, इनकम टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को। क्यों? कई बार ये सरप्राइजिंग होता है कि इतनी बड़ी आबादी में 97% के अप्रॉक्स टैक्सेस, इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। जी। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। जब हम पूरी आबादी कहते हैं तो बेसिकली उन बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं जो 18 साल से कम हैं, उन लोगों को भी शामिल कर रहे हैं। They are also part of population. Exactly. They are also equally part of the population. फिर उन बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 18 साल की उम्र में हैं, 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में हैं। उन्हें भी हम शामिल कर रहे हैं जो 25 या पढ़ाई तो उनकी पूरी हो चुकी है लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं है। एट द सेम टाइम आधी आबादी हमारी जो है ऑफकोर्स औरतों की है, गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, तो उनको भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ और आबादी जो सीनियर सिटीजन हैं, जो 60-65 हो चुके हैं, ऑफकोर्स वो तो इस उम्र में सैलरी नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह से। तो इसमें बहुत सरप्राइज होने की जरूरत नहीं। अच्छा, इनकम तो है बट उनके इनकम थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे हैं, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो 3% इज ह्यूज पॉपुलेशन, ऐसा नहीं कुछ खराब है। तो फर्दर ये डिपेंड करता है कि लोगों का परचेजिंग पावर और इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा ये परसेंटेज बढ़ सकते हैं। मतलब 3% की आबादी भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो इनकम टैक्स पे करती है। और मेरा ये मानना है कि शायद इसमें पूरे सरकारी एम्प्लॉय आ जाते होंगे और कुछ जो है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ या फिर जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं वो आती होंगी। एक जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो एक वर्ड है ITR, वो मतलब व्हाट डज दैट मीन ITR? नॉर्मली ये जो है अगर आप इसका आप कहेंगे कि ITR, तो ये इनकम टैक्स रिटर्न है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर क्या पैसा वापस मिलता है? एग्जैक्टली। जब आप नॉर्मली उन्हीं को मिलता है। अगर आपका टैक्सेस ज्यादा कटा है, होता क्या है कि आप जैसी सैलरी या कोई भी इनकम होता है तो सरकार उस पे टैक्सेस, जिसको हम लोग TDS बोलते हैं, सैलरीड क्लास जो पर्सन है जिनका हाँ, या फिर और भी कोई अगर इनकम होता है। TDS क्या होता है पहले उस पे भी बेसिकली हाँ, TDS इज कनेक्टेड है इनकम टैक्स ITR रिटर्न से ही कनेक्टेड है। क्योंकि अक्सर माफ कीजिएगा, अक्सर जो है शोज में, टीवी शोज में, सीरियल्स में हमने कई ऐसे सीन देखे हैं, इनका TDS काट के पैसे वापस करो। तो इस तरह का होता है वो TDS। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, बहुत सारे लोगों को समझ में आता है। वो TDS है क्या चीज़? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो इंतजार नहीं करती है कि एक साल पूरा हो जाए तब मैं इनसे टैक्सेस मांगूंगा। किसी भी तरह का अगर उनका इनकम होता है आपका, तो वहां से उस इनकम में से ही वो डिडक्ट कर लेते हैं। यानी कि आपके हाथ में पैसा आए, अगर आपकी कंपनी ने ट्रांसफर किया अपने एम्प्लॉई को सैलरी, उससे पहले वो वहां से डिडक्ट कर लेते हैं। तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज, यानी कि बिफोर इट कम्स टू योर हैंड, द सैलरी कम्स टू योर हैंड, they actually deduct the income tax. That is TDS. Yeah, tax deduction at sources basically. Right. इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, हमें आने से पहले पैसे चले जाते हैं। Exactly. तो अब क्या होता है कि अब साल भर में, पूरे एक साल में सरकार ने जितना टैक्स के तौर पे पैसा काटा, अब फिनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, 31 मार्च के बाद अब आप ITR फिलअप करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। उसमें ये डिटेल होता है कि पूरे एक साल फिनेंशियल ईयर में आपका कितना इनकम हुआ, सरकार ने कितना टैक्स काटा और एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितना हो रहा था। अब तो अगर वहां कोई मिसमैच होता है, अक्सर होता है कि सरकार जो है आपका इनकम टैक्स ज्यादा काट लेती है, तो वहां पर जो एडजस्टमेंट है वो ITR के थ्रू हो जाता है। अगर ज्यादा कटेगी तो डेफिनेटली आपका रिफंड होगा, और वो रिफंड इंटरेस्ट के साथ आपको पे करते हैं बेसिकली। अच्छा, तो इंटरेस्ट किस ग्राउंड पे कैलकुलेट करते हैं? लास्ट ईयर एंडिंग के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं या जब उन्होंने 100 से डिडक्ट किया था तब कैलकुलेट करते हैं? जब वो उन्होंने डिडक्ट किया था उसके बेसिस पे, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो डिडक्ट किया उस पे इंटरेस्ट के साथ, नॉर्मली ये इंटरेस्ट रेट 5 से 6% होता है। अच्छा। जो बैंक का FD रेट होता है नॉर्मली, या उससे कम भी होता है बेसिकली। इसी पे मेरा एक क्वेश्चन है, सवाल है कि बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था, मेरे जहन में भी कई बार ये सवाल आया कि क्यों नहीं ऐसा होता है। जैसे आपने कहा कि आपको साल ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करते हैं, टैक्स जो है आपकी सैलरी से, मंथली सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। तो मंथली सैलरी सपोज़ किसी की 50,000 है, 60,000 है,
वो ईयर एंड पे ही टैक्स देने के लायक होता है, लेकिन उससे हम पहले वसूल कर लेते हैं। तो उस क्यों नहीं ऐसा किया जाता है कि जब उसकी इनकम जो है ईयरली हो जाए, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर को देखते हुए करते हैं ना, तो फाइनेंशियल ईयर होने पे ही टैक्स देने का रिवाज क्यों नहीं है कि पहले कट कर लेते हैं, क्योंकि लोगों का नुकसान शायद होता है। नहीं, नुकसान नहीं कह सकते हैं, नुकसान तो खैर नहीं होता है। आप अगर ITR फाइल करेंगे तो जो एक्स्ट्रा पैसा कटा है वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा न करने की वजह ये है कि सरकार के एक बड़े ह्यूज एक्सपेंसेस हैं जो कि आप बजट में आप हर साल देखते होंगे कि फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले फरवरी में ही सरकार अनाउंस कर देती है कि अगले साल हमारा कितना खर्चा है, कितना इनकम है। अगर लोग एक बार फिनेंशियल ईयर में देंगे तो आप ये सोचे कि सालों भर जो है गवर्नमेंट कैसे अपने खर्च को, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, उसको कैसे मैनेज करेगी। उससे सैलरी पे करना है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, राइट फ्रॉम द डिफेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के खर्चे हैं, जाहिर सी बात है। तो अगर आप 31 मार्च तक का इंतजार करेंगे तो उनका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, उसकी सैलरी कहाँ से पेमेंट होगी? बेसिकली इट इज सिमिलर लाइक आप अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं कि आप भी रुक जाइए, एक साल खत्म होने दीजिए, जितना मेरा इनकम होगा उसके हिसाब से मैं घर पे खर्चा भेजूंगा। उसके बाद जो है पेरेंट्स को कह रहे हैं कि अब आप खर्चे को फुलफिल कीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। हालांकि और भी सवाल हैं जो मुझे आपसे करने हैं, लेकिन अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, इस टॉपिक पे हम और भी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ रेडियो मानू पे, हम फौरन वापस आते हैं। You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Albert Einstein once quoted, "Only a life lived for others is a life worthwhile." आला इंसानों की पहचान ये है कि अगर उनसे कुछ मांगे तो वो मुंह से कुछ कहने के बजाय काम पूरा करने के बाद ही उसका जवाब देते हैं। कालिदास। प्रेमचंद ने कहा है, मन एक भीरू शत्रु है। मन एक भीरू शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो मनी मैटर में। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आपका अपना शो मनी मैटर्स आपका स्वागत करता है। आज हमारे साथ फाइनेंस गुरु सिकंदर साहब हैं मौजूद हमारे शो में, और हम बात कर रहे हैं टैक्सेस पे, इनकम टैक्स पे बेसिकली। सिकंदर साहब, इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो बातें की बहुत इंटरेस्टिंग थी। कौन लोग
टैक्स पे करते हैं, किस तरह से टैक्स पे करते हैं। कुछ इनफॉर्मल सेक्टर भी होता है। अभी तक आपने बताया कि जो सैलरीड क्लास हैं, लगभग 3% लोग जो हैं इंडिया में वो टैक्सेस देते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं। लोग अपनी अर्निंग्स करते हैं, ठेला लगाते हैं, या फिर उनकी डिफरेंट सोर्सेज से इनकम है। और कई वक्तों में गवर्नमेंट के पास ह्यूज, रिकॉर्ड्स हाँ, नहीं होते कई कई वक्तों में बार। ह्यूज इनकम है। कई ऐसे चाय वाले हैं जो करोड़ों में कमाते हैं, और कई ऐसे ठेले वाले हैं कई शहरों में आप देखते हैं, वो उनकी इनकम्स जो है अनएक्सपेक्टेड है। तो क्या वो टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं या पे करते हैं, या किस तरह से सरकार की रडार में आते हैं? फैक्ट आपने इससे पहले पूछा था कि सिर्फ 3% ही क्यों, जी। उसकी एक वजह ये भी है। तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है जिसके डे टू डे एक्टिविटीज से जो उनके इनकम्स हो रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी आप कह ले, आपने जैसा कि एग्जांपल दिया ठेले का, या फिर छोटा शॉप लगा रखा है, या शॉप है उससे बेहतर इनकम हो रही है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है वो शॉप। तो बेसिक इनफॉर्मल सेक्टर पे टैक्सेस अभी तक, अगर गवर्नमेंट इनफॉर्मल सेक्टर को किसी तरह से अगर एड ऑन कर ले अपने ये में, तो मुमकिन है कि जो टैक्स पेयर्स हैं 3% की जो बात कर रहे थे, वो 3% से बढ़ करके हम 6-7-8% तक जा सकते हैं। राइट। तो Double वहाँ हो क्या होता है बेसिकली कि उसके पास जो इनकम है डेली का या महीने का इनकम, छोटे से शॉप अगर आप ले लें छोटे शहरों में, खासतौर से सेमी अर्बन एरिया में अगर आप ले लें, तो वहाँ पे वो अकाउंटेड नहीं हो पा रहा है कि असल में कितना इनकम है उनका। तो इसकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। सैलरीड क्लास के साथ एडवांटेज या जो भी आप कह लें, डिसएडवांटेज कह लें, कि गवर्नमेंट के पास टोटल रिकॉर्ड्स हैं कि हर महीने कितने उसका हमारी सैलरी सैलरी वहीं से आती और है, वहीं तो से बेसिकली वो डिडक्ट कर लेते होती है। हैं। तो इस तो ऑब्वियस यस, है कि आप कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, कंट्री को टैक्स देते हैं, जिससे सरकार जो है हमारे लिए रोड बनाती है, बिजली है, सड़क है, पानी है, डिफरेंट चीज़ों को, हमारे सहूलियात को हम तक मुहैया करती हैं। एक बात आपने कही कि जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं वो छूट जा रहे हैं, तो और किसी तरह से सरकार उसको अगर ध्यान दे, तो वो किसी तरह से मतलब कैसे हो सकता है? कुछ आइडियाज़ हैं कि अगर वो चाहे गवर्नमेंट इस सेक्टर में कदम रखना, तो कैसे कर सकती है एक फॉर्मलाइज? चेंजेस तो आया है और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बेसिकली खासतौर से जीएसटी आपने देखा, जी। अभी आप देखेंगे तो छोटे जगहों पे जो भी छोटे छोटे शॉप्स हैं, जी। सेमी अर्बन एरिया, बिल्कुल रूरल तो मैं नहीं कह सकता, इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में वो दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में जीएसटी के तौर पर उन लोगों ने ऐड कर दिया। जी। लेकिन अभी भी उनके ओवरऑल इनकम टैक्स में टैक्स। स्टिल एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जिनकी इनकम ठीक ठाक है, छोटे शहरों में है, कंपनी उनकी शॉप रजिस्टर्ड नहीं है, वो छूट जा रहे हैं। तो उसके लिए ऑफ कोर्स लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को इसको पे वर्कआउट करना पड़ेगा और उन्हें सर्टेन एडवांटेज देना पड़ेगा। अगर आप उनके टैक्सेस बराबर कर देंगे बड़े कॉर्पोरेट टैक्सेस से, तो शायद उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। बट इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हैं बहुत छोटे परसेंट। बहुत पुराने ज़माने में हमने फिल्मों में भी देखा है और सुना भी है कि लगान होता था और चीज़ें होती थी, जो एक पंचायत लेवल पे या छोटे लेवल पे एक आदमी होता था जो कलेक्टर होता था, और वो इन चीज़ों को कलेक्ट करता था, फिर आगे वो फॉरवर्ड करता था जो उससे आला अधिकारी होते थे या फिर हायर अथॉरिटीज़ होती थी। उस तरह का सिस्टम है अभी, हालांकि डीएम लेवल पे चीज़ें होती हैं, आई गेस इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट अलग है, अलग है। और जिसको हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं। जी। यस, इसमें स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसके कह लीजिए कि ऑफिसर होते हैं जी। और वो इनको मॉनिटर करते हैं बेसिकली। चलिए, हम आईटीआर की बात कर रहे थे, तो एक जो सवाल है उसी में आईटीआर में कि आईटीआर कितने टाइप्स के होते हैं अगर हम टैक्स फाइल करते हैं तो? उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इनकम कितने तरह के हो सकते हैं। नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि सैलरीड इनकम, बट सिर्फ सैलरीड ही इनकम गवर्नमेंट काउंट नहीं करती है। इनकम टैक्स बहुत स्मार्ट है बेसिकली। तो वो बेसिकली, अब आप देख ले, एक सैलरी से इनकम हो सकता है, आपके पास 2-3 फ्लैट्स हैं जिसको आपने रेंट पे लगा रखा है। करेक्ट, रेंटल इनकम है। एग्जैक्टली, रेंटल इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली। हो सकता है आपने कुछ पैसा ह्यूज अमाउंट और या फिर छोटा ही अमाउंट जो भी कह ले बैंक में लगा रखा है, वहां से इंटरेस्ट आता है। आपको जो इंटरेस्ट आता है सेविंग अकाउंट पे, जो कि हार्डली 2-3% है, उस इंटरेस्ट पे भी आपको टैक्स पे करना होता है। अच्छा। हो सकता है कि आपके पास कोई घर था और वो घर जो है आपने जब खरीदा था वो 20 लाख का था, बेचते वक्त वो 80 लाख का। अभी जो डिफरेंस अमाउंट है 60 लाख, उस पे भी उनको टैक्स चाहिए बेसिकली। आपने कुछ शेयर खरीद रखा है, तो शेयर खरीद रखा है आपने, 6 महीने के अंदर उसको बेच दिया, तो उस तो ये जो है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ टैक्सेस हैं, चाहे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म गेन, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म गेन। तो इन सारे चीजों पे टैक्सेस होते हैं। और तो आईटीआर के जो क्लासिफिकेशन है, जो आपका क्वेश्चन था, आईटीआर उसी पे बेस्ड होता है। तो नॉर्मली 6 to 7 डिफरेंट आईटीआर्स होते हैं।
हो सकता है कि आप मतलब हो सकता है कोई बंदा है वो डॉक्टर है बेसिकली, तो उसकी सैलरी तो नहीं आई और वो अपना प्रैक्टिस कर रहा है, तो जाहिर से उसका इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल होगा वो बेसिकली। तो उनके लिए अलग है, एक लॉयर है, वो सैलरीड नहीं है, वो अपना सेल्फ प्रैक्टिस करता है, तो वहाँ क्या होगा बेसिकली वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटीज में आ जाता है। तो ITR 1 है, ITR 2 है, 3 है, इस तरह से ITR 7 तक है। डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? नॉर्मली सैलरीड क्लास के लिए ITR 1 है और सेकंड किसके और लिए? फिर सेकंड है आप बिजनेस के लिए है, उसके बाद प्रोफेशनल्स के लिए है, अलग अलग क्लासिफिकेशन। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जो अपना ITR खुद से फाइल करते हैं कि उनको कौन सा ITR फाइल करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये गुफ्तगू, लेकिन फिलहाल फिर हमें रुकना पड़ेगा इस छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपसे और भी बातें करेंगे टैक्स से रिलेटेड। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा आप, हम फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का फाइनेंस एंड कॉमर्स शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे जुरत की। जुरत का मारूफ नाम कलंदर बख्श, लेकिन उनका असल नाम याहिया अमान था। उनके वालिद हाफिज अमान कहलाते थे। जुरत की सही तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं, लेकिन गालिब है कि वो सन 1748 में पैदा हुए। उस वक्त दिल्ली में हंगामी हालात ने वहाँ के शुरफा को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जुरत का ख़ानदान भी फैज़ाबाद चला गया और उनकी इब्तिदाई तालीम और तरबियत वहीं हुई। फैज़ाबाद में ही शायरी का शौक़ पैदा हुआ। वो जाफ़र अली हसरत के शागिर्द हो गए और इस कदर मश्क और पुख्तगी पैदा की कि उस्ताद से आगे निकल गए। आँख लगती नहीं जुरत मेरी अब सारी रात, आँख लगते ही ये कैसा मुझे आज़ार लगा। जुरत में शेर गोई का मलिका फितरी था, जिसे लखनऊ के उमरा और अरबाब निशात की सोहबतों ने और चमका दिया था। उन्होंने उर्दू गज़ल में रिंदी, सरमस्ती और ख्वाहिश परस्ती की जीती जागती तस्वीरें खींचकर जुदागाना रंग पैदा किया। जो आज चिढ़ाते हैं हमें अर्शे बरी पर, 2 दिन को उतारेंगे वही लोग ज़मीन पर। जुरत का कलाम ज़बान के एतबार से साफ व शुस्ता है, बंदिश चुस्त है और मुहावरे को कहीं हाथ से जाने नहीं देते। जुरत ने एक ज़ख़ीम कुलियात और 2 मसनवियाँ यादगार छोड़ी हैं। एक मसनवी बरसात की हजब में है और दूसरी हुस्न इश्क है, जिसमें ख्वाजा हसन और बख्शी तवाइफ का किस्सा बयान हुआ है। जुरत ने सन 1809 में वफ़ात पाई। दोस्तों, ये थे जुरत और उनके हालात। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का फाइनेंस एंड कॉमर्स शो। दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे शो मनी मैटर में ब्रेक के बाद। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम कर रहे हैं चर्चा टैक्सेस पे, इनकम टैक्स पे और डिफरेंट टैक्सेस के बारे में भी हम जानेंगे।
हमारे साथ फाइनेंस गुरु डॉक्टर सिकंदर मौजूद हैं हमारे शो में। सिकंदर साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की हैं आपने टैक्स से रिलेटेड, लेकिन अब जो हमारा अगला सवाल है एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। जब आपके पॉकेट से पैसा जाता है तो हर किसी को हर कोई समझना चाहता है। इंटरेस्टिंग ऐसे हो सकता है कि पैसा हम कैसे बचाएं, कम से कम जाए लेकिन अच्छा, जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं पैसा तभी बचेगा जब हम सिस्टमेटिकली, गवर्नमेंट का रूल है, हम एक किसी कंट्री में रहते हैं तो जो लॉ है वो लॉ है, वी आर लॉ अबाइडिंग पीपल। तो कब कब हमें आईटीआर फाइल करना चाहिए, वो कौन सा वक्त होता है जब एक इंडिविजुअल जो है इंडिया में आईटीआर फाइल करता है? नॉर्मली फिनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। 31 मार्च के बाद जब भी आप चाहें आप आईटीआर फिलअप कर सकते हैं। और नॉर्मली उसकी क्लोजिंग डेट जो है नॉर्मली 31 जुलाई होती है। हालांकि हर साल गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड करती है, कई बार पोर्टल पे इश्यूज आ जाते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल है तो एक्सटेंड होता है, बट नॉर्मल क्लोजिंग डेट जो होता है वो 31 जुलाई होता है। और एक फिनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आप आईटीआर फिलअप कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा, तो वो आप इनकम टैक्स आपका पहले कट चुका है और जब वक्त आता है तो आप आईटीआर फाइल करते हैं, या तो उसका एडजस्टमेंट होगा या फिर आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने फाइल नहीं किया आईटीआर, या तो कोई भी वजह हो सकती है, मिस हो गया हो, या इसमें एक मेरा और सवाल है, इसको अगर मैं इस तरह से पूछूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैन कार्ड तो है, इनकम नहीं है, तो क्या उनको भी आईटीआर फाइल करना चाहिए, या जिनका टैक्स कटा है सिर्फ उनको आईटीआर फाइल करना चाहिए? किन लोगों को करना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो क्या है? ओके, देखिए, जिनका इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम से ऊपर है, जो गवर्नमेंट हर साल बजट के दौरान डिसाइड करती है हर साल फरवरी में, अगर टैक्सेबल इनकम से ऊपर है, हाँ, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना ही करना है बेसिकली। लेकिन जिनका बिलो है या फिर सैलरीड क्लास नहीं है, उनका इनकम ही नहीं है उतना, तो आप एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। तो ये एक चीज, हालांकि ये सिर्फ सैलरीड क्लास नहीं है। सी फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स है, वो कोई जॉब नहीं करता है, बट उसके अकाउंट में 1 CR का ट्रांजैक्शन हुआ, और वो ट्रांजैक्शन हो सकता है कि उसने अपना एक पुराना घर बेचा है, वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है, वो जिसको बेरोजगार आप कह सकते हैं बेसिकली। लेकिन चूंकि उसने घर बेचा, उस घर बेचने से उसको 60 लाख का फायदा हुआ बेसिकली, तो उसको भी जो है इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, या फिर एक और क्लॉज है, उसमें बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा पे किया है, आपको कोई और इनकम नहीं है, कोई इनकम नहीं है, लेकिन आपने 1 लाख से ज़्यादा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो वहाँ पे आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन तो कह सकते हैं कि यार टैक्सेस ऑलमोस्ट सभी को आईटीआर फिलअप करना चाहिए। कहीं मैंने पढ़ा था या कहीं मैंने सुना था कि इस तरह से कि अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपके ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, भले आप अर्निंग नहीं है आपकी, तो आपको ईयरली ये बेहतर है कि आप इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करें, चाहे जीरो ही क्यों नहीं हो। ये कहाँ तक सही है इस तरह से? बिल्कुल आईटीआर आपको फाइल करनी चाहिए। उसमें कुछ कोई ये नॉर्मली क्या होता है ना, कई बार एक मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि आईटीआर फाइल करेंगे तो और जो मेरे इन्फॉर्मेशंस हैं वो डिस्क्लोज हुआ गवर्नमेंट को, और कल होकर कहीं ऐसा ना हो कि रेड पड़े और मेरे अलग अलग, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो चीजें हैं, अगर आपका इनकम नहीं है फिर भी आप फाइल कीजिए। कुछ नहीं तो आपका ये तो हो रहा है ना कि आपके अकाउंट में अगर कुछ पैसे पड़े हुए हैं, वहाँ इंटरेस्ट तो आपको मिल रहा है, वो उस पर तो आपका आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। उसमें नो नीड टू वरी कि मतलब कि फर्दर कोई और एस्केलेशन होगा और आपको एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि आपको आईटीआर हर साल फाइल करना चाहिए कायदे से, चाहे जीरो ही क्यों नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम आते हैं कि कितने तरह के टैक्सेस होते हैं हिंदुस्तान में, जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो इनकम टैक्स हो गया, डिफरेंट और भी टैक्सेस हैं जो हम पे करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो और भी कुछ टैक्सेस हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, नॉर्मली इंडिया जो है, और इंडिया और कई भी और कंट्री बेसिकली है, आप कह सकते हैं कि हम लोग मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम है यहाँ पे बेसिकली। अच्छा। तो अभी तो अब तक हम लोग इनकम टैक्स की बात कर रहे थे कि आपका इनकम होगा, आप टैक्स पे करेंगे। वो इनकम चाहे सैलरी से हो, बिजनेस से हो, प्रोफेशन से हो, हाउस रेंट से हो, या एफडी से हो, म्यूचुअल फंड से हो, स्टॉक से हो। इन तमाम इनकम टैक्स के अलावे भी कुछ और टैक्सेस हैं। जैसे आपके पास कोई इनकम नहीं है, लेकिन आप गए और आपने सेलफोन खरीदा, या फिर आप अनएम्प्लॉयड हैं, देयर आर कुछ जो नेसेसरी और एसेंशियल आइटम्स हैं, आपका ग्रॉसरी आइटम है, तो आप टैक्सेस हर फेज में पे करते हैं। और लेकिन ये टैक्सेस को आप नाम दे सकते हैं जीएसटी, आप कहते हैं पॉपुलरली, टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली। आप इसमें आप जो है उसके अलावे जो है आप
आप कह सकते हैं इंपोर्ट टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज भी होती हैं, ड्यूटीज होते हैं, टैरिफ जो चार्जेस होते हैं बेसिकली, फिर आप कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मल्टी लेयर टैक्सेस सिस्टम है अपने कंट्री में। तो इवन इन न्यू बॉर्न बेबी, नॉर्मल अजम्पशंस ना, कई बार हम लोग बातें करते हैं, जस्ट नाउ हम लोगों ने बातें की कि सिर्फ 3% आबादी जो है टैक्सेस पे करती है। लेट मी टेल यू कि 100% आबादी टैक्स पे करती है। द ओनली डिफरेंस इज दैट वो इनकम टैक्स नहीं, बट वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करती है। आप लेट्स अज्यूम कोई अगर न्यू बॉर्न बेबी है 1 वीक का, उसके लिए अगर आप डायपर खरीदने जाते हैं तो आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, उसके लिए दूध पे आप खरीदने जा रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे आप जीएसटी पे करते हैं, ये सपोज कि एक सैलरीड क्लास पर्सन है और उसने ऑलरेडी टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स, और वो मार्केट में जा रहे हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो वो फिर से टैक्स पे करते हैं। और प्लस ये कि वो जिससे परचेज कर रहे हैं उनका भी इनकम टैक्स या उनको जो सेल टैक्स देना है वो भी उनसे ही लिया जाता है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर इन्वॉल्व इन मल्टी लेयर टैक्सेस, जो आपने कहा, आप कई बार टैक्सेस देते हैं। मतलब ये क्या है, इसको आप आसान तरीका से समझना होगा। तो आप ऐसे लेट्स अज्यूम कि कोई एक मिस्टर एक्स जो है जी, उसकी इनकम, सालाना इनकम है 15 लाख रुपए जी। अब उस 15 लाख पे डेफिनेटली उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स पे कर लेने के बाद उसका जो कह लें कि जो सॉलिड मनी बचता है, उस पैसे से अगर वो जाकर के कोई व्हीकल खरीदता है, इट मे बी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बेसिकली। अब वहाँ जब व्हीकल खरीदेगा, अगर आप देखेंगे व्हीकल पे तो अच्छा खासा आपको जो है रजिस्ट्रेशन के नाम पे टैक्स पे करना होता है, आपको रोड टैक्स के नाम पे करना होता है, आपको इंश्योरेंस जो आप पे कर रहे हैं उसमें जीएसटी एडेड होता है। अब उसने लेट्स अज्यूम कि 10 लाख की कार खरीदी, 10 लाख में 2 से 3 लाख वो टैक्स पे कर चुका है, जिसमें रोड टैक्स भी इंक्लूड है। अब आपने अपने व्हीकल को लेकर कहाँ जाएंगे, फ्यूल करने जाएंगे। आपने उसको जैसे ही फ्यूलिंग किया, आपने पेट्रोल या डीजल पे अगर आप देखेंगे तो इट इज क्लोज टू 50% टैक्सेस अगेन आप पे कर रहे हैं। अब आप ORR पे गए, हाईवे पे गए, आप वहाँ टोल टैक्स आप पे कर रहे हैं। तो ये मल्टी लेयर, यानी कि ऑलरेडी टैक्स पे करके रिफाइंड मनी जो आपके पास था उसमें से भी आप जो है टैक्स पे टैक्सेस पे कर रहे हैं। दीज आर द कंट्री टैक्स सिस्टम एक्चुअली, कि हम गवर्नमेंट जो है कैसे अर्न करती है टैक्सेस से, हम डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरह के टैक्सेस वसूले जाते हैं। एक बात को आगे बढ़ाएं, अगर हमको सैलरीड क्लास जो टैक्स देते हैं उसमें कुछ डिडक्शंस भी अलाउड है, तो किस तरह के डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? पुराना अजम्पशन ये था कि जो आपका इनकम हो रहा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 15 लाख रुपए का, तो उस 15 लाख रुपए इनकम पे देयर आर सम एसेंशियल और नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं। आप जाहिर सी बात है रेंटेड शहर में आए हैं तो रेंटेड फ्लैट पे अगर आप रहेंगे, तो पहले क्या था कि अगर आप रेंट पे कर रहे हैं आप 15 लाख से माइनस कर लीजिए। आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं, आपको हॉस्पिटल फी पे करना है, आप 15 लाख से डिडक्ट कर लीजिए। आप बच्चों की फी पे कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा कंपलसरी है जी। आप जो है, आप जब अर्निंग करते हैं तो बच्चों को अपने बच्चे का फी आप ही को पे करना है, हाउस का रेंट भी देना है, मेडिकल एक्सपेंडिचर भी आपका। तो ये सारे पहले ये रिलीफ्स है जो अभी हम बात कर रहे थे कि मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम में ऑलरेडी रिफाइंड मनी में हम टैक्सेस दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये अलाउ करती है कुछ जगहों पे कि जहाँ पे आप टैक्स सेव कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अभी जो न्यू रिजीम आया है, ये ओल्ड रिजीम, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। तो जो बेसिक नेसेसरी खर्चे, ये कब से न्यू रिजीम है टैक्सेस के? न्यू रिजीम आप कह लें कि ये हो चुका लगभग 4-5 साल हो चुके हैं, 5-6 साल हो चुके हैं न्यू रिजीम आया है। और अब तो बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम ही जाएगा। अभी तक ऑप्शनल था ये, ऑप्शनल था ये, अब जो है अभी भी ऑप्शनल ही है, बट जब आप ITR फिलअप करेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू पे जाएगा। एंड वहां पे स्पेसिफिकली पूछेगा वुड यू लाइक टू स्विच टू द ओल्ड रिजीम। और ये बेनिफिट जो मैं काउंट करा रहा था ये सारे ओल्ड रिजीम में है, न्यू रिजीम में ये सारे डिडक्शंस नहीं है बेसिकली। ठीक है, फिर फायदा क्या होगा? अब ये है कि ओल्ड रिज्यूम का जो टैक्स थ्रेशोल्ड है, टैक्सेबल इनकम, वो कम है, जबकि न्यू स्लैब चेंजेस एग्जैक्टली, तो उसकी बुनियाद पे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओके, तो ये थे टैक्स डिडक्शन की बातें। हम बातों को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, हम फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए रेडियो मानू पर 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. ये है रेडियो मानू
Manu, एक community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to History's Mysteries. दोस्तों आदाब, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आरजे उबैद और आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे अहम दस्तावेज यानी आईन हिंद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारा रहनुमा असूल है जो हमें हमारे हुकूक, फ़राइज़ और हुकूमती निज़ाम के बारे में मुकम्मल रहनुमाई देता है। दोस्तों आईन हिंद एक तहरीरी कानूनी दस्तावेज़ है जो ये तय करता है कि मुल्क किस तरह चलेगा, हुकूमत कैसे बनेगी, आवाम को क्या क्या बुनियादी हुकूक हासिल होंगे और हम सब की क्या जिम्मेदारियां हैं। और ये आइन दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी आइन है। दोस्तों हमारे मुल्क का आइन 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ और इसीलिए हर साल हम यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसकी तैयारी में तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। आइन बनाने का काम एक ख़ास कानून साज कमेटी ने किया जिसे आइन साज असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। इस असेंबली के सदर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आइन के सबसे अहम आर्किटेक्ट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबाए आइन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर हम आइन के अहम खुसूसियात की बात करें तो इसमें जमहूरी निज़ाम की बात की गई है। यहाँ आवाम को हुकूमत बनाने में हर बालिग शहरी को वोट देने का हक है। सेकुलरिज्म, सेकुलर मुल्क, हिंदुस्तान का कोई सरकारी मजहब नहीं है। हर शख्स को अपनी मर्ज़ी से मजहब इख्तियार करने की आज़ादी है। आज़ादी, मसावात और भाईचारा। दोस्तों हर शख्स कानून की नज़र में बराबर है। बुनियादी हुकूक, हर हिंदुस्तानी को तालीम, इजहार राय, मजहबी आज़ादी और आज़ादी से जीने का हक हासिल है। इसके 3 हुकूमती सतून हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आइन में कितने हिस्से अगर हमसे बात करें तो हिंदुस्तानी आइन में 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स शामिल हैं। अब तक इसमें कई तरामीम हो चुकी हैं जो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक की गई हैं। आवाम के लिए पैगाम, आइन हमें ना सिर्फ हुकूक देता है बल्कि हमें ज़िम्मेदार शहरी भी बनाता है। हमें चाहिए कि कानून का एहतराम करें, दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें, अपने फ़राइज़ को ईमानदारी से अंजाम दें। दोस्तों आइए हम सब मिलकर आईन हिंद की कदर करें और एक बेहतर, मसावी और तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में अपना किरदार अदा करें। दोस्तों आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारी शो मनी मैटर में। आप सुन रहे हैं हमारा प्यारा शो मनी मैटर और आज हम बात कर रहे हैं टैक्सेस पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सिकंदर, फाइनेंस गुरु। सिकंदर साहब, बहुत सारी बातें की इस शो में। दिक्कत यह है कि हमारे पास टाइम कम होता है और बातें बहुत सी करनी होती है और अभी भी ऐसा है कि हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं,
फिर भी बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे पास हैं, लेकिन वक्त कम है। आखिरी में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली आपका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें आपने टैक्सेस के बारे में बहुत सारी बातें की थी, लीडिंग न्यूज़पेपर में था। तो वो क्या बातें थी जो आप मेंशन कर रहे हैं उसमें चीज़ें, थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए अभी बताएं। देख हम लोगों ने इनकम टैक्स की बात की, जी तो लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 में पास हुआ था। अच्छा, बेसिकली वो 1961, और अभी तक हम उसी 1961 इनकम टैक्स को हम फॉलो करते आ रहे हैं। हाउएवर इन बिटवीन बहुत सारे चेंजेस आए, अलग अलग सेक्शंस में चेंजेस आए, बहुत सारे रिडक्शन में डिफरेंट चेंजेस आए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्लान किया है कि लेट्स रिप्लेस द ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट। अभी तो जैसा कि हम बेहतर जानते हैं कि नए एक्ट को पास करने के लिए पहले पार्लियामेंट में पास होना होता है, तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये पार्लियामेंट के राज्यसभा में टेबल्ड हो चुका है। जी ओके, उसमें क्या चेंजेस आएंगे उसके लिए एक 30 MPs की, जो इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी, एक कमेटी बनाई गई है जो उसको रिव्यू, एग्जैक्टली रिव्यू कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी कह सकते हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं कि वो क्या चेंजेस होने चाहिए। तो मैंने उसी को कंपेयर करके कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स एक्ट जो कि प्रपोज्ड है, अभी आप उसको बिल कह सकते हैं चूंकि पास नहीं हुआ है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, गवर्नमेंट को और कैसे बेहतर नए होना, टेक्नोलॉजी का यूज करके ITR कैसे आप जो है फाइल कर सकते हैं, एक लेमैन कैसे फाइल कर सकता है, वो सारे सजेशंस को लेकर के आर्टिकल बेसिकली पब्लिश हुए थे कि क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं न्यू इनकम टैक्स में बेसिकली। तो डिटेल में आपने आज हमसे बातें की हैं इनकम टैक्स पे। तो सिकंदर साहब, आज जो आपने बहुत सारी टैक्सेस पे बातें की हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस शो में आपने हमारे लिए टाइम निकाला और टैक्सेस को समझाने की कोशिश की। हालांकि बहुत सारे सवालात बच गए हैं, हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको लेके आएंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा शो मनी मैटर्स। आपके प्यार के लिए, शो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए रेडियो मानू 90.0 FM पे और दीजिए खूब सारा प्यार। आज के लिए हम लेते हैं अलविदा, बाय बाय। आप सुन रहे थे मनी मैटर्स रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।